गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय द सौरभ यादव। तो दोस्तों, इस बिहाफ में हम क्लास 10th में एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, दैट इज द लाइफ प्रोसेस। तो उसकी कुछ इनिशियल थिंग्स हो चुकी थी। अब हम थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग लेक्चर 3 यानी 3 लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेस का दैट इज द 4th लेक्चर होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको ध्यान से आप सुनिएगा और नोट डाउन और नोट जरूर बनाइएगा ताकि आपको ये सारी चीजें एक जगह पे मिल सके। ठीक है। तो दोस्तों, एक समय में एक सीबीएसई का मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं यहां लिखता हूं, आप लोग भी लिखिएगा। what are maintenance process in living organism। ये एक क्वेश्चन दे रखा था कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने में यानी लिविंग को लिविंग रखने में एक अहम योगदान करते हैं। तो क्या सोच रहे हो? सोचना कुछ भी नहीं है। मैंने एक दिन बोला था कि जितने भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रहे हैं उन सबको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। कहीं पे कुछ चीजें बन रही होंगी, कहीं पे कुछ चीजें टूट रही होंगी। 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ा कोई एक सब्सटेंस बनाती हैं, और कैटाबॉलिक, सी फॉर कट, कैटा यानी बड़ी चीज छूट के सिंपल प्रोडक्ट वो बनाती है। इन सबको मिला के बोला जाता था मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते थे? मेटाबॉलिज्म। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वही तो उसको क्या रखे हुए हैं? लिविंग। तो कौन कौन से प्रोसेस है जो हमें पढ़ने हैं? जैसे हमने पहला प्रोसेस बोला, क्या? न्यूट्रिशन, जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड गेन करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर बोला रेस्पाइरेशन, जितने भी प्रोसेसेस हैं। फिर एक्सक्रीशन, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर रिप्रोडक्शन। ये जितने भी प्रोसेस आप देख रहे हो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे प्रोसेस ही क्या करते हैं? मेंटेनेंस प्रोसेस कहलाते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आर कॉल्ड एज मेंटेनेंस प्रोसेस। इन्हीं सारे प्रोसेसेस को बोला जाता है मेंटेनेंस प्रोसेस। चाहे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, इन सबको ही मिला के बोला जाता है मेंटेनेंस प्रोसेस। और जो भी प्रोसेसेस टुगेदर परफॉर्म करते हैं मेंटेनेंस जॉब, उन्हीं को बोला जाता है क्या? लाइफ प्रोसेस। क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। The processes which together perform this maintenance, ये मेंटेनेंस जॉब जो भी कर रहे होंगे, मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। है नहीं बेटा? ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे कोई एक नॉन लिविंग है, जैसे बोर्ड है, तो ये क्या खाना खा पाएगा? न्यूट्रिशन कर पाएगा क्या? रेस्पिरेशन, ये क्या बड़े खाने को छोटे में तोड़ पाएगा क्या? नहीं तोड़ पाएगा। एक्सक्रीशन, यहां से कुछ वेस्ट निकलती है क्या? नहीं। यानी ये सारे प्रोसेसेस ही किसी एक लिविंग को लिविंग रखने के लिए काफी होते हैं। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मेंटेनेंस प्रोसेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यही सारे होंगे।
इन्हीं सबको मिला के क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस, क्योंकि इन्हीं की वजह से कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाता है। नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट चीजें देखते हैं जो हम नोट में एक चीज आपको बताना चाहेंगे। उससे पहले जरा एक बात सुनिएगा। जब हमने बोला था कि दो प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है हेट्रोट्रोपिक और एक होता है ऑटोट्रोपिक। जब हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे एक चीज बोली थी कि केवल इस पूरे वर्ल्ड में जो खाना सिंथेसिस करता है, अपना खाना बना सकता है, दैट इज द ग्रीन प्लांट्स। मैं बैक्टीरिया की बातें छोड़ता हूं, लेकिन अभी क्या मैंने बोला, ग्रीन प्लांट्स दैट इज हैविंग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसीलिए इनको हम लोग ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं। अब अगर मैं बोलूं, जब आप 11th में जाओगे तो आप बहुत सारी साइकिल्स पढ़ोगे जिसमें आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, बाहर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर क्या लिया, वाटर लिया, दोनों को मिला के सिंपल देखिएगा। जैसे ये मान लीजिए ये सन है, सन से आपको मिली सनलाइट, ये मान लीजिए पौधा है, ये क्या क्या एक्वायर कर रहा है। तो जो प्लांट है वो धरती से क्या लेता है, अर्थ से लेता है वाटर, सन से लेगा सन लाइट, और एटमॉस्फेयर से ये लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रिएक्शन सिंपल सा देखते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O, तो आपका बनता है C6H12O6। यानी जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है आपके प्लांट में ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस, यही तो है फोटोसिंथेसिस। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला प्लांट को, एटमॉस्फेयर से। H2O कहां से मिला, आपके जनरली धरती से, अर्थ से, और सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस। और पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाया वो है ग्लूकोज। क्या बेटा, ग्लूकोज, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में C6 यानी ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट। कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट, इसको हमने बोला कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन, इसीलिए इसको बोल दिया कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट। अब अगर देखें तो पूरी की पूरी सृष्टि किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपने फूड के लिए। जैसे मैं भी हूं, फूड के लिए कहां डिपेंड करता हूं, ऑब्वियसली प्लांट्स पे। किसके ऊपर डिपेंड करूंगा, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। 6CO2 प्लस 12H2 नहीं, 6H2O है, दैट इज 6H2O, उसको क्लियर कर लीजिएगा, 6H2O, ठीक। तो ये सारी चीजें, मतलब पूरी सृष्टि डिपेंड करती है अपने फूड के लिए किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। हम भी कुछ भी चीजें गेन करेंगे वो कहां से मिलती है, प्लांट से मिलते हैं। और प्लांट में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जो हम लोग लेते हैं इसे, वो क्या है, ग्लूकोज, यानी कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट बनता है प्लांट में। यानी अगर इनडायरेक्टली देखो तो पूरा धरती, पूरी सृष्टि, पूरे ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक लाइन दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा लिख लीजिएगा इस लाइन को, दैट लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट। कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट, इसको एग्जांपल आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, ओके। मोस्ट ऑफ फूड सोर्सेस
आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। जो भी हम लोग खाते हैं, आलू अगर बात करें, स्टार्च बात करें, उसमें भी कार्बन होता है। प्रोटीन का जब स्ट्रक्चर देखोगे उसमें भी कार्बन होता है। तो मोस्टली कह रहा है कि जो फूड सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके डालिएगा कि लाइफ जो होगी अर्थ पे वो किस पे डिपेंड कर रही है, कार्बन। जो कि मैंने पहले ही बताया कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनता है प्लांट के अंदर, वही प्लांट से हम सारी न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। इसीलिए चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट, प्लांट खुद भी उसको कंज्यूम करता है। तो भैया चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है किस पे, कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट पे। क्योंकि भैया फोटोसिंथेसिस हुई प्लांट में, पहला प्रोडक्ट बना वही, और हम प्लांट्स को खाते हैं। तो बेसिकली हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो भैया प्लांट के ऊपर। इसीलिए कह रहा है कि लाइफ जो है पूरे अर्थ पे वो किस पे डिपेंड कर रही है, कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट पे। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए थोड़ा बहुत हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम रेस्पिरेशन को डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी कुछ चीजें रेस्पिरेशन के बारे में बताती है इनिशियली स्टार्टिंग में, तो हम भी थोड़ा डील कर लेते हैं। रेस्पिरेशन में होता कुछ नहीं है। यहां पे मैंने लिया एक फूड, जैसे मैंने रोटी खाई, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड। ये ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूटा, इसको मैं बोलू रहा हूं सिंपल फूड। कौन सा फूड है बेटा, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड। अचानक से तो होगा नहीं है। तो दिस कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड टूटता है सिंपल फूड में, और इसके साथ साथ में एक चीज रिलीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके ह्यूमन बीइंग या कोई भी प्रजाति अपना काम करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड टूटता है सिंपल फूड में। इसमें टूटेगा सिंपल फूड में, और इसके साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं अपना डे टू डे वर्क करने के लिए। तो आप सोचिए, अगर रेस्पिरेशन नहीं रहता तो आपको एनर्जी कहीं से मिलती, नहीं मिलती। और जब एनर्जी नहीं मिलती तो आप अपना डे टू डे वर्क कर पाते, नहीं कर पाते। सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड in order to convert the complex food into the simple food। और लास्ट में क्या रिलीज होती है, उसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटता है, ये केवल ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में नहीं होता है। यहां पे इस प्रोसेस में बहुत सारी एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसको हम बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। यानी अगर पूरा डेफिनेशन लिखूं रेस्पिरेशन का, तो बेसिकली हो क्या जाएगा, लिखिएगा, पहले इसको आप कर लीजिएगा। इट इज अ प्रोसेस, ये एक क्या है, प्रोसेस in which ऑक्सीजन इज टेकन। हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, टेकन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब हम सराउंडिंग से, जो ये आपका ऑक्सीजन जनरली प्लांट से आता है, तो सराउंडिंग से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन
It is a process in which oxygen is taken from outside into the body of an organism and then organism utilize it and breaks the complex food material into simple food so that it can be easily obtained or utilized by cells. सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हमने क्या यूज किया, ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग से, और ताकि हम कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ पाए सिंपल फूड में, तभी तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी, और इसी एनर्जी को यूज किया जाता है अपने डे टू डे वर्क के लिए. सो ये प्रोसेस लिखा है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म and then organism utilize it and breaks the complex food into simple food so that it can be easily utilized by the cell. देखिए सेल काफी माइक्रोमीटर्स की होती हैं और आप जो कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं वो सेंटीमीटर का है, तो कैसे माइक्रोमीटर में सेंटीमीटर चीजें घुस पाएंगी, नहीं घुस सकती हैं. तो इसीलिए उस सेंटीमीटर वाले फूड को चेंज किया जाता है माइक्रोमीटर में, ताकि वो आसानी से किसके पास पहुंच जाए, सेल के पास पहुंच जाए, और सेल के पास पहुंचेगा तो क्या रिलीज करेगा, एनर्जी, और यही एनर्जी सेल को मिलेगी, हमको मिलेगी, और हम अपना डे टू डे वर्क कर पाएंगे. सो लिख लीजिएगा रेस्पिरेशन. कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे, इसके पहले ये कर लीजिए, व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके रेस्पिरेशन में आप देखने को मिलेगा. जैसे कॉम्प्लेक्स फूड की बात करूं तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड. ओके, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड. इट गेट कन्वर्टेड इनटू, ये अपने मोनोमरिक यूनिट में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में. तो ये जो स्टार्च आपको दिख रहा है ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है और ग्लूकोज एक क्या है, सिंपल फूड है. इसी तरह से अगर बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन अगर आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, प्रोटीन. 3 अमाइनो एसिड मिलते हैं तब जाके प्रोटीन बनता है. तो प्रोटीन क्या हो गया, एक पॉलीमर बोल सकते हैं, और जब ये कॉम्प्लेक्स है सिंपल में टूटेगा तो सिंपल यूनिट कौन सी होंगी, अमाइनो एसिड्स. ओके, सो अमाइनो एसिड बेसिकली क्या है, एक प्रकार का मोनोमर. तो ये जो पॉलीमर मोनोमर का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल से बात बोलूं, जैसे एक अमाइनो एसिड है, 2 अमाइनो एसिड है, 3 अमाइनो एसिड है, तो 3 ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, जब 3 मोनोमर मिले तो बना क्या, प्रोटीन, जो कि एक क्या है, पॉलीमर. यानी जब बहुत सारे मोनोमर एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमर. तो प्रोटीन क्या है, पॉलीमर. तो प्रोटीन जब पॉलीमर है, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर, जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, मोनोमर में, दैट इज द अमाइनो एसिड एंड. ठीक है, ये वाली बात समझ में आई. लास्ट एक एग्जांपल, कभी कभार आप पढ़ोगे किसके बारे में, फैट के बारे में. फैट भी एक कॉम्प्लेक्स फूड है. जब फैट पूरी तरह से ब्रेक डाउन होता है तो टूटता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. तो नोट डाउन कर लीजिएगा,
फैटी एसिड यानी फैट जब ब्रेक डाउन होगा तो सिंपल फूड में टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये सारी चीजें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में रिपीट करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड है कौन सा सिंपल। जैसे स्टार्च कॉम्प्लेक्स फूड, ग्लूकोज सिंपल फूड, दैट इज प्रोटीन तो अमाइनो एसिड सिंपल फूड, फैट कॉम्प्लेक्स फूड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल दैट इज द सिंपल फूड। नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पे एक चीज का जिक्र हमने छोड़ा है जिसको हम डिटेल में करने वाले हैं, दैट इज एंजाइम। Why enzymes are called as बायोकैटलिस्ट। उससे पहले जो भी रेस्पिरेशन रिएक्शंस होंगी उनमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस रेस्पिरेशन की रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस पॉइंट को लिखिएगा, इन रेस्पिरेशन प्रोसेस organism usually takes help of बायोकैटलिस्ट। क्या मैंने बोला, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो यहां दिख रहा है, यह प्रोसेस हमेशा होता है किसकी प्रेजेंस में, बायोकैटलिस्ट की प्रेजेंस में। बायो सिंपली मीन्स क्या होगा बेटा, लिविंग, यानी ये जो भी कैटलिस्ट हैं ये क्या कहलाते हैं, बायो। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लिविंग कैटलिस्ट है या लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, बायो कैटलिस्ट। सिंपली अगर बोले, देखिएगा कि एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट कह रहे हैं, बायो एंड कैटलिस्ट। जैसे आप पढ़ेंगे अबायोटिक एंड बायोटिक, डिफरेंस बिटवीन। सो अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपाउंड, बायोटिक सिंपली मीन्स होता है लिविंग कंपोनेंट्स। तो इन द सेम मैनर बायोकैटलिस्ट इज अ लिविंग कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और एक निगेटिव कैटलिस्ट होता है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा और जो निगेटिव कैटलिस्ट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, घटा देगा। तो यहां जनरली हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में जल्दी जल्दी तोड़ना है ताकि वो जल्दी जल्दी सेल के पास पहुंचे और सेल उसको यूटिलाइज करके एटीपी दे तो हम जल्दी जल्दी अपना काम करें। सिंपल सी बात है। तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, बढ़ाता है। So in respiration process, organism usually take help of biocatalyst for breakdown of complex food into simple food called as enzymes। तो जो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं उनको रेस्पिरेशन के केस में क्या कहा जाता है, एंजाइम्स। क्या बोलते हैं स्पेशली उनको, एंजाइम्स। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, इन रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑर्गेनिज्म यूजुअली टेक हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड कॉल्ड एज एंजाइम्स। ओके, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट। ओके, तो इसको डिस्कस करेंगे, पहले ये अच्छे से आप नोट डाउन कर लें। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसको डील कर लेते हैं। Why enzymes are biocatalyst? Why enzymes are called as बायोकैटलिस्ट। सुनिएगा, इसका ये क्वेश्चन है, हम आंसर देखेंगे। उससे पहले देखिए, जनरली जब आप 11th में जाओगे तो वहां पे एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो
पूरी लिविंग वर्ल्ड को बनाए हुए हैं। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं और वो बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ग्लूकोज मेरी बॉडी में है कि नहीं है, C6H12O6। प्रोटीन बॉडी में है कि नहीं है, अमाइनो एसिड है कि नहीं है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक। सिंपल सा डिफरेंस है, द कंपाउंड इन विच कार्बन इज प्रेजेंट। क्या होगा बेटा? जिसमें भी कार्बन पाया जाएगा। जैसे मैं ग्लूकोज लिखता हूं C6H12O6, कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये जनरली पाया जाता है किसमें? लिविंग में। किसमें पाया जाएगा? जनरली लिविंग में। अगर अब बात करें प्रोटीन या अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर देखोगे, NH2C, C++OH, H and any alkyl group. This is the structure of amino acid. So it also contains what? Carbon. So any compound, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लिविंग कंपाउंड। क्या होते हैं? लिविंग कंपाउंड, क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर में पाए जाते हैं। सो नोट डाउन कर लीजिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि ये जो इंजाइम्स होते हैं ना, ये इंजाइम्स जनरली किस चीज से बने होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से ही बने होते हैं। और जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से बनेगा वो होगा ऑर्गेनिक। और अगर ऑर्गेनिक है तो क्या होगा? लिविंग होगा। क्या होगा? लिविंग। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। इंजाइम्स आर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। क्या है बेटा? ऑर्गेनिक, जिसके अंदर में क्या होगा? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, जिसके अंदर में भी कार्बन होता है वो कहलाता है ऑर्गेनिक। सो इंजाइम्स आर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। ठीक है ना? सो इंजाइम्स कौन से मॉलिक्यूल है? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर में क्या मौजूद होगा? कार्बन होगा। बाकी नाइट्रोजन हाइड्रोजन कुछ भी हो, लेकिन उसमें कार्बन होगा तो ही वो कहलाएगा क्या बेटा? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक किसको कहते हैं? जैसे NH3 अमोनिया है। क्या है बेटा? अमोनिया। इसमें कहीं कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो अमोनिया जो होता है ये होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली पाए जाते हैं आपके धरती के अंदर में। ठीक है, जो आपके जनरली कौन लेता है? प्लांट्स लेता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। सो इंजाइम्स क्या है बेटा? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल जो क्या कर रहे हैं? दैट कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन, that catalyze the chemical reaction in biological system। तो ये बात हो रही है हमारी सिस्टम की। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कैटेलाइज करता है केमिकल रिएक्शन को वो कहलाता है इंजाइम्स। क्या कहलाता है? इंजाइम्स। जैसे अगर बात करें आपके जनरल जो कैटलिस्ट होते हैं, सो कैटलिस्ट जो भी होंगे, मान लो केमिकल रिएक्शन है, तो सपोज जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां सर आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। यानी अगर बोलूं ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, अगर मान लीजिए 1 ग्राम कोई स्टार्च है, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स फूड है ना, ये टूट रहा है 1 ग्राम ग्लूकोज में। ठीक है, यहां पे कोई इंजाइम नहीं है तो लग रहे हैं 1 आवर। कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर। ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे ही 1 ग्राम स्टार्च है, अब यहां पे ये चेंज हो रहा है 1 ग्राम ग्लूकोज में,
और यहां सपोज कर लो कोई भी एंजाइम है, डाइसैकेराइडेज या कोई भी एंजाइम है, एंजाइम आ गई जो इस स्टार्च को तोड़ रही है आपके डाइसैकेराइड में, तो जो समय लग रहा है पहले 1 आवर लग रहा था, अब केवल 2 मिनट लग रहा है। क्या कर रहा है? 2 मिनट। तो बेटा आप बताइए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा कि घटा? ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए बोला जाता है एंजाइम्स जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? बढ़ाते हैं। जैसे 1 ग्राम स्टार्च था, 1 ग्राम ग्लूकोज में टूट रहा था, कितने आवर में? 1 आवर में। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई एंजाइम नहीं थी, नो एंजाइम, यहां पे कोई भी एंजाइम नहीं था। लेकिन जैसे ही एंजाइम डाला, 1 ग्राम स्टार्च 1 ग्राम ग्लूकोज में कितने मिनट में हो गया? 2 मिनट में। यह हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पे जो मैं बात कह रहा हूं कि जैसे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, उसी तरह से बायोकेमिकल रिएक्शन में यानी बायोलॉजिकल, अगर हम अपनी सिस्टम की बात करें, बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन आ जाएगा? एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में टूटे। सिंपल में टूटेगा तो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा तो यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज होगा तो क्या देगा? एनर्जी। और वही एनर्जी हम यूटिलाइज करके अपना डे टू डे वर्क करते हैं। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, एंजाइम्स को हम लोग बायोकैटलिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स किस चीज से बना हुआ है? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल से, दैट कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे अगर बात करें केमिकल रिएक्शंस की बात करें, वहां कैटलिस्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसको हम लोग सिंपली अगर बोले तो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट भी कहते हैं। ऊपर लिख देता हूं, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। और जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहां पे क्या होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, यानी ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। ये तो बहुत ही छोटे क्लासेस से हम पढ़ते आते हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन होल एटमॉस्फेयर, या अर्थ में बात करें या पूरी सृष्टि में बात करें, होल यूनिवर्स में। एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। तो जिसमें जो 1 सेल से बना होगा दैट इज यूनिसेलुलर, और जो बहुत सेल के कॉम्बिनेशन से बना होगा उसको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो 1 सेल से बना होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलके बना होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। डेफिनेशन अगर आप लिखें, ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो किस चीज से बना हुआ होगा? सिंगल सेल से बना होगा, कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अमीबा तो बहुत बार पढ़ा होगा, अमीबा, पैरामीशियम, और बताइए ईस्ट भी होगा, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी होती है, यूग्लिना एक्सेट्रा। नोट डाउन कर लीजिएगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मल्टीपल cells called as multicellular organism।
एग्जाम्पल की बात करें, हम है कि नहीं है? अरे हम है ना, हम कौन से हैं? मल्टी सेलुलर। तो बात करेंगे ह्यूमन बींग्स, और बताइए कैट, डॉग, एलिफेंट, कुछ भी लिख लीजिए, बर्ड, प्लांट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछे, लेकिन दे रखा है यूनिसेलुलर। सो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बना है, यूनिसेलुलर, अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, ट्यूग्लिना एटसेट्रा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, दैट इज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग, बर्ड, प्लांट एटसेट्रा। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइट चल रही है ऊपर का, सब कुछ बंद करा दो। अब हम डील करेंगे कंप्लीट डिटेल में किसके बारे में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें यहां पे डील करना है, ठीक है? सुनिएगा, मैंने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उससे पहले मैं कौन सा हूं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बोलूं ऑर्गन दैट इज रिलेटेड फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड, तो क्या कहोगे? हार्ट। ऑर्गन दैट इज बेसिकली फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो बोलोगे लंग्स। ऑर्गन कुछ भी, ऑर्गन दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, तो बोलोगे एलिमेंट्री कैनाल, बोलोगे ना। ऑर्गन दैट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, किडनी। इसका मतलब भाई ऑर्गन है तो सेल से मिली होंगी, सेल से टिश्यू बना होगा, टिश्यू से ऑर्गन बना होगा। ये बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो यहां पे अलग अलग सेल्स हैं। अगर बात करूं हार्ट की सेल है, कार्डियक सेल हैंगी, तो वो क्या करेंगी? पंपिंग में मदद करेंगी। अगर मैं बात करूं किडनी सेल है जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, तो नेफ्रॉन्स क्या करेगा? बेसिकली वेस्ट को रिमूव करने में मदद करेगा। लंग्स की सेल होगी, गल ब्लैडर की सेल होगी, जो भी सेल होगी, अलग अलग फैट सेल होगी, फैट को डिपोजिट करने में। यानी हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे अंदर। लेकिन बेटा व्हाट अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? एक ही सेल है और एक ही सेल में इंजेक्शन भी करना है, डाइजेशन भी करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी एक्सक्रीशन भी करना है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करना है। हर वो चीज एक सिंगल सेल के अंदर में हो जाती है, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन ये होता कैसे है? तो ये एक सिंपल प्रोसेस के द्वारा होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। सो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all the processes, for example ingestion of food, that is exchange of gases, फिर आपका बात करें removal of waste, all these things takes place in a single cell by the help of single cell के अंदर में ही सारे processes होते हैं by a process that is known as diffusion। क्या बोलते हैं? बोलता है उसको diffusion। तो पहले इस बात को लिखिएगा, ठीक है? In unicellular organism, all the processes, that is the life processes, all the processes such as, पहला मैं लिखता हूं टेकिंग ऑफ फूड। सो टेकिंग फूड को लेने के प्रोसेस को क्या बोला था? इंजेशन। दूसरा अगर मैं बोलूं सिंपल प्रोसेसेस में लिख रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम अपनी बात करें वैसे ये भी है, तो भैया हम लेते क्या है? ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है? बाहर क्या निकालते हैं?
दैट इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। फिर रेस्पायरेशन भी हो सकता है इसके अंदर में। फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। ये सारे के सारे प्रोसेस, टेकिंग ऑफ फूड यानी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो भी होगा इसके अंदर में भूल ही गया, दैट इज डाइजेशन। ये सारे के सारे प्रोसेस जो होंगे वो जनरली सिंगल सेल के अंदर में ही होते हैं और उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, डिफ्यूजन। तो नोट डाउन करिएगा, में टेक्स प्लेस within a सिंगल सेल के अंदर में ही सारी चीजें होती हैं बाई अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब कई लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि व्हाट इज दिस डिफ्यूजन। पहले इतनी बातें नोट डाउन करें, फिर मैं डिफ्यूजन समझ जाता हूं। ओके, सो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। सपोज करो ये एक टैंकर है, टैंकर ए, दैट इज द टैंक ए। ये दूसरा टैंक है जो इसे पास में ही है, दैट इज द टैंक बी। इस टैंक ए में वाटर भरा हुआ है यहां तक और टैंक बी में वाटर भरा हुआ है यहां तक। मान लीजिए इसमें वाटर ये है, वाटर लेवल इसमें ये है। अब अगर बोला जाए सिंपली, आप एक छेद करो इनके बीच वाले में, एक होल्ड करो, तो आप बताइए सब्सटेंस कहां से कहां मूव करेगा। तो आप बोलोगे सर इसमें ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, यहां कम है तो प्रेशर कम है, तो सब्सटेंस कहां मूव करेगा, फ्रॉम ए टू बी। यानी ए टू बी चीजें जाएंगी टिल कब तक जाएंगी, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। तो यहां पे वाटर का हाई कंसंट्रेशन है कि लो कंसंट्रेशन, तो वाटर का ए में क्या है, हाई कंसंट्रेशन। यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो आप बताइए चीज मूव कहां से कहां कर रही है। तो आप बोलोगे सर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज मूव कर रही है, तो यही है डिफ्यूजन। सो द प्रोसेस थ्रू विच एनी सब्सटेंस, ध्यान रखिएगा, द प्रोसेस थ्रू विच एनी सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। जहां पे सब्सटेंस कहां से मूव कर रहा होगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। नोट डाउन कर लीजिएगा, व्हेनेवर एनी सॉल्वेंट इज मूविंग और एनी सॉल्यूट इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इसी को क्या बोलेंगे। सो व्हेनेवर एनी सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। तो देखते हैं किस तरह से आपके ये जो एल्गी है, दैट इज अमीबा। जैसे मान लीजिए यहां पे ये एक अमीबा बना लिया, किस तरह से इसके अंदर में डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, अमीबा, ठीक है। ये जो अमीबा है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। ये जो अमीबा आपको दिख रहा है, ये अमीबा के चारों तरफ, जैसे मान लो पूरी सराउंडिंग में क्या है मौजूद, पूरी सराउंडिंग में वाटर मौजूद है। क्या मौजूद है, वाटर। तो यहां जो
ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है अपने इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट में मतलब चारों तरफ क्या है, वाटर, तो अपने इन्वायरमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में है। पहला पॉइंट तो ये लिखना होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म is in direct contact with its environment। नोट डाउन करिएगा इस बात को कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली कंटेक्ट में है अपने इन्वायरमेंट के। नोट डाउन करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म is in direct contact with the unicellular organism is in direct contact with its environment। तो जैसे अगर मैं बोलूं, बनाया था कि ये एक टैंक ए है, ये एक टैंक बी है, तो ये मान लीजिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये उसका सराउंडिंग में पूरा फैला हुआ क्या है, वाटर। तो हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ये अगर कोई यहाँ हाई कंसेंट्रेशन में होगा, यहाँ लो है तो हाई से लो में जाएगा, यहां पे अगर कोई चीज हाई है यहां लो है तो हाई से लो में जाएगा, यही तो कहलाता है डिफ्यूजन। सो नोट डाउन कर लिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में मौजूद रहता है। अब अगर बात करें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है इतनी छोटी सी है और इसके चारों तरफ वाटर फैला हुआ है। सो वॉल्यूम जो है अमीबा का वो काफी कम है देन दैट ऑफ द, और अब अगर बोलूं सरफेस एरिया इसका काफी क्या है, छोटा, बाकी का जो सराउंडिंग का सरफेस एरिया क्या है, बहुत ही बड़ा। तो याद रखिएगा ये जो डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। यानी सिंपल सी बात बोलूं क्या, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा और उतना ही आसानी से क्या होगा, आपका डिफ्यूजन होगा। तो भैया ये अमीबा के चारों तरफ सरफेस एरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा, और इसका वॉल्यूम क्या है, अमीबा का वॉल्यूम छोटा सा है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सरफेस एरिया, उसके चारों तरफ सरफेस एरिया क्या है, लार्जर। तो रिक्वायरमेंट क्या कहती है, सरफेस एरिया ज्यादा तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। तो आप अगर देखोगे वाटर, चारों तरफ वाटर फैला हुआ है, एक छोटा सा क्या है, छोटा सा क्या है, अमीबा, तो सरफेस एरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा। तो सरफेस एरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा, तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा। या आसानी से कह सकते हैं तो सरफेस एरिया अमीबा के चारों तरफ ज्यादा है, या और अमीबा कौन सा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो भैया डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा। नोट डाउन करिएगा इस पॉइंट को, दैट इज सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन। तो अगर आप ये फिगर देख पा रहे हैं, अमीबा के चारों तरफ ये पूरी तरफ फैला हुआ है क्या, वाटर वाटर वाटर। ओके, सो सरफेस एरिया क्या हो गया अमीबा के सराउंडिंग में, ज्यादा, इसीलिए, और उसका खुद का वॉल्यूम क्या, बहुत ही कम, तो इसीलिए भैया डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, दैट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सरफेस एरिया इज लार्जर, सरफेस एरिया क्या है, लार्जर है, देन इट्स वॉल्यूम। तो भैया जो वॉल्यूम है आपका जिस अमीबा का वो बहुत ही कम है, और सरफेस एरिया क्या है, बहुत ही ज्यादा। सो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस, so nutrients and other substance
कैन पास quickly through cell membrane and around its body. सो जैसे मान लीजिए अमीबा एक सेल है यूनिसेलुलर, तो इसकी आउटर कवरिंग जो होगी वो क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सरफेस एरिया क्या होता है? लार्जर देन इट्स वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम से सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा। और कंडीशन कहती है कि सरफेस एरिया ज्यादा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा? ज्यादा। तो इसीलिए सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन होता है, आसानी से चीजें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर इंक्लूड जा सकती हैं और बाहर आ सकती हैं। So nutrients and other substances can pass quickly through cell membrane and around its body. इसको जरा एक फिगर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जरा यहां पे समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा चारों तरफ इसका सरफेस एरिया जो बहुत ही बड़ा है। यहां लिखता हूं इन, यानी कौन सी चीजें इन होंगी, और यहां लिखता हूं आउट, यानी किस तरह से बाहर होगा। सिंपल डिफ्यूजन में हमने पढ़ा कि चीजें कहां से मूव करती हैं? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा, इसके सराउंडिंग में, मतलब अमीबा के सराउंडिंग में यहां पे हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। यहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, और मान लीजिए हाई, और फूड भी यहां ज्यादा है, फूड कंसंट्रेशन। तो सेल के बाहर यानी सराउंडिंग में, यानी अमीबा के सेल के बाहर हाई फूड कंसंट्रेशन है, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। सेल के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन काफी कम है, और मान लीजिए फूड पार्टिकल काफी क्या है? फूड की क्वांटिटी भी क्या है? कम है। तो डिफ्यूजन सिंपली क्या कहता है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच थिंग्स मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो भैया वाटर, ऑक्सीजन ज्यादा कहां है? सराउंडिंग में। ये पूरा क्या है बेटा? ये पूरी तरह से सराउंडिंग है। ओके, तो इनसाइड में क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। इधर से क्या जाएगा? फूड जाएगा। ओके, सो सराउंडिंग में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा था, अंदर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम। फूड कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा था, अमीबा के सेल के अंदर फूड कंसंट्रेशन क्या था? कम था। सो डिफ्यूजन सिंपली कहता है मूवमेंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो चीजें कहां से गई? फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो। अब धीरे धीरे जब सेल यूटिलाइज करेगा ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड यहां ज्यादा होने लगेगा, और फूड खाएगा तो वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगा, वेस्ट ज्यादा होने लगेगा। आउटसाइड यानी कि सराउंडिंग में क्या है? सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम। वेस्ट सराउंडिंग में क्या है? कम। तो चीजें कहां से कहां मूव करती है डिफ्यूजन में? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा, यहां कम। वेस्ट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर में क्या हो गया? ज्यादा, बाहर में क्या है? कम। तो चीजें बाहर भी आसानी से निकल गई बाय द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। किसके वजह से? डिफ्यूजन। सिंपल अगर बात बोले तो देखा आपने यहां पे, जैसे देखिए इनके अंदर में क्या थी? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा था, फूड कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा था, अंदर में ये दोनों चीजें क्या थी? कम। तो डिफ्यूजन कहता ही क्या है? चीजें फ्रॉम हाई टू लो मूव कर जाएंगी। तो इनसाइड में चला गया। अब धीरे धीरे सेल ने यूटिलाइज किया ऑक्सीजन को, क्या प्रोड्यूस किया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल के अंदर में क्या बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। फूड को यूटिलाइज किया तो वेस्ट तो बनेगा,
तो सेल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, वेस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। सराउंडिंग में देखा भैया कार्बन डाइऑक्साइड कम है, वेस्ट कम है, तो मूवमेंट कहां से हुआ, हाई टू लो, हाई टू लो। तो इस प्रोसेस को भी क्या बोला, डिफ्यूजन। तो सिंपल सी अगर बात बोले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जनरली डिफ्यूजन के थ्रू सारे प्रोसेसेस होते हैं। एक डाउन और नोट कर लीजिएगा, डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। नोट डाउन करिएगा इस पॉइंट्स को। आज का लेक्चर को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप काइंडली अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसको क्या करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।